वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। फर्ज कीजिए कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन बन भी गई तो क्या कोरोना का ये वायरस हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा? क्या ये वायरस जो मरीजों के जिस्म में घर बनाकर बैठ गया है, ये बाहर निकल जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एक बार ये वायरस किसी इंसान के शरीर में घुस गया तो वो ना तो कभी मरेगा और ना कभी बाहर निकलेगा। तो फिर क्या होगा? क्या कोरोना की यह महामारी कभी खत्म ही नहीं होगी? तो ऐसा भी नहीं है, जरूर खत्म होगी और कोरोना भी मरेगा, मगर उसका वायरस हमेशा जिंदा रहेगा। क्या कोरोना वायरस कभी मरेगा? क्या इंसान के जिस्म में घुसने के बाद कोरोना वायरस हमेशा जिंदा रहता है? कैसे शरीर में घुसने के बाद हमला करता है कोरोना वायरस? क्या ठीक होने के बाद ये वायरस इंसान के जिस्म से निकल जाता है या इंसानी जिस्म को ही हमेशा के लिए अपना घर बना लेता है ये वायरस? अगर आपने कभी इन सवालों के जवाब नहीं तलाशे तो आज ही तलाशिए, क्योंकि ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं बल्कि हमारे आपके जैसे इंसान की भी बात है। ये शरीर आपका है तो आपको ही पता होना चाहिए कि आपके शरीर में किस किस ने और कैसे कैसे घुसपैठ कर और वो आपको किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है। बहरहाल लौटते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहेगा कि क्या एक बार शरीर में घुसने के बाद कोरोना वायरस कभी मरेगा? क्या जिन जिन लोगों पर अब तक कोरोना वायरस ने हमला किया है वो कभी इससे निजात पा पाएंगे? सीधे सपाट और सख्त लफ्जों में कहें तो एक बार वायरस आपके शरीर में घुस गया तो कभी उससे निकलेगा नहीं, ना ही कभी मरेगा। जो लोग कोरोना के वायरस से संक्रमित हो रहे हैं वो ये जान लें कि उनके शरीर में अब इस वायरस ने कभी ना निकलने वाले किराएदार की तरह कब्जा जमा लिया है। तो सवाल ये कि फिर वैक्सीन के लिए तमाम देशों के मेडिकल एक्सपर्ट्स क्यों अपने दिन रात एक किए हुए हैं? बहुत वाजिब फिक्र है ये, मगर इसका जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि किसी इंसानी जिस्म के लिए कोई वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, और उससे भी पहले ये जानिए कि आखिर ये वायरस है क्या भला, क्यों ये इंसान का दुश्मन बन। देखिए, ये बात जरूरी नहीं है कि वायरस मरते नहीं है। वायरस का ये है, अगर वो वायरस बाहर रह जाते हैं शरीर के तो वैसे ही मरे हुए हैं, वो डिवाइड कर ही नहीं सकते, वो केवल शरीर के अंदर ही आके जो है डिवाइड करते हैं। अब वायरस की बीमारियों के लिए वैक्सीन आती है, जैसे मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं। जैसे हमारी डिफ्थीरिया बीमारी है, जैसे हमारी टेटनस बीमारी है, जैसे हमारी टाइफाइड बीमारी है, कॉलरा बीमारी है, ये सब बैक्टीरिया है। लेकिन अगर हम वायरसेस की बात करें तो मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, मम्प्स है, पोलियो है, ये सब वायरस की बीमारियां हैं। तो वायरस की बीमारियों की वैक्सीनेशन होती है, तो हम वैक्सीन देते हैं। मोस्टली बहुत सारी वायरस की दवाइयों की हमारे पास वैक्सीन है। यानी वो अणु जिसमें विष यानी जहर है। अब जाहिर है जब ये जहरीला अणु जिस्म में घुसेगा तो आपका भला तो चाहेगा नहीं। दूसरी तरह से समझे तो दरअसल वायरस वो गंदी मछली है जो तालाब की तरह इंसान के शरीर में घुसने के बाद उसके पूरे सिस्टम को खराब कर देती है। कोरोना के वायरस ने तो इंसानों के सिस्टम के साथ साथ पूरी दुनिया की हालत पतली कर रखी है। महज 60 नैनोमीटर के कोरोना वायरस को आज पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं हरा पा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 मीटर में 1 अरब नैनोमीटर होते हैं। जाहिर है ये इतना छोटा होता है कि इसे नंगी आंखों से देखना तो दूर, साधारण माइक्रोस्कोप से भी इसे नहीं देख पाते हैं, और इनकी कोई उम्र भी नहीं होती। ये 20,000 सालों तक भी जिंदा रह सकते। डराना हमारा मकसद कतई नहीं है, बल्कि आपको कोरोना के वायरस से बचाना हमारी कोशिश है, और दुश्मन से बचने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। होता दरअसल ये है कि अकेले किसी वायरस का जिंदा चीजों में पाए जाने वाले सेल के बिना कोई वजूद नहीं। जिंदगी में कोहराम मचाने के लिए इसे किसी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए की जरूरत पड़ती है। यह इसे इंसानों में भी मिलता है, जानवरों, फूलों, पौधों और परिंदों में भी। विज्ञान की जुबान में कहें तो तबाही मचाने के लिए इन वायरस को एक मेजबान सेल की जरूरत होती है जो किसी भी जिंदा चीज में पहले से मौजूद होते हैं। शरीर में घुसते ही ये सबसे पहले हमारे शरीर के सिस्टम के लिए जरूरी हमारे गुड सेल पर हमला कर उन्हें मार देते हैं, और फिर ये हमारी कोशिकाओं में मिल जाते हैं। यहाँ ये नेगेटिव प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी कोशिकाएं भी उसी वायरस की तरह ढलने लगती हैं, और ये उन कोशिकाओं के अंदर ही कई नए वायरस बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान। अगर तो ये जिंदा शरीर में जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं, डिवाइड करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं, रेप्लिकेट करने लग जाते हैं, प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। और अगर ये बाहर होते हैं तो ये डिवाइड नहीं करते और कोई रेप्लिकेट नहीं करता। बाहर तो ये निर्जीव वस्तु हैं, ये मिट्टी हैं, ये क्रिस्टल्स हैं, ये पत्थर हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। इंसान के जिस्म में ये वायरस कहीं से भी और कैसे भी दाखिल हो सकता है।
मसलन किसी के छींकने, खांसने, हाथ मिलाने, किसी चीज को छूने, यहाँ तक कि मच्छर के काटने से भी एक बार शरीर में ये दाखिल हो जाए तो गुड सेल को मारने के बाद शरीर के अंगों पर हमला कर उन्हें काम करने से रोकने लगता है और यह हमारे लंग्स में पहुंचकर ऑक्सीजन की सफाई की प्रक्रिया में भी रुकावट पैदा करने लगता है, जैसा कि कोरोना का वायरस कर रहा है। इससे शरीर के बाकी हिस्से काम करना बंद करने लगते हैं और इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। मौसम बदलने के वक्त जब आप सर्दी जुकाम का शिकार होते हैं तब दरअसल आपके शरीर पर इन्हीं वायरस ने हमला किया होता है। ऐसे ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में शुरुआत बुखार, खांसी, सिर दर्द से होती है और अपने चरम पर पहुंचते पहुंचते यह वायरस इंसान की सांस की नली पर हमला कर देता है, जिससे सांसें रुक जाती हैं। जिस तरह कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसानों तक आया और फिर इंसानों से इंसानों में ट्रांसफर होने लगा, वैसे ही कई और वायरस हैं जो जानवरों से इंसानों को तोहफे में मिले हैं। इनमें से कईयों के नाम आप पहले से जानते हैं, मसलन इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस जैसे तमाम वायरस हैं जिन्हें एनिमल वायरस भी कहते हैं। इनमें से कई वायरस के तो खुद जानवर भी शिकार हो जाते हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों में बहुत फर्क होता है। इनके दरअसल साइज भी अलग होता है और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो भी अलग होता है। दरअसल अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया आ जाए और उससे आप बीमार पड़ जाएं तो उसकी दवाएं उपलब्ध हैं। एंटीबायोटिक्स कई ऐसी हैं जो जिनकी एक तरह से इलाज है। लेकिन अगर आपके शरीर में वायरस आ जाए तो उसकी दवाएं जो है, कुछ दवाइयां तो हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी की दवाइयां हैं। और सभी की अगर मैं बात करूं तो फिर कोरोना का नाम सामने आता है। इसकी कोई वैक्सीन इसका उपलब्ध नहीं। यही वजह है कि बीमारी लगातार फैलती जा रही है और हम लोग इससे लगातार लड़ते जा रहे हैं। देखिए, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, बैक्टीरिया के अंदर हम एंटीबॉडीज देते हैं और वायरस के अंदर मोस्टली वायरल अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और नहीं होते हैं तो हमारे पास कुछ एंटीवायरल दवाइयां वो देते हैं। तो ट्रीटमेंट दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है। बैक्टीरियाज के अंदर एंटीबायोटिक्स देते हैं और वायरस के अंदर हम एंटीवायरल्स देते हैं। कुछ की एंटीवायरल हमारे पास है, कुछ की नहीं है। जैसे कोरोना की अभी तक कोई एंटीवायरल हमारे पास नहीं है। कोरोना का वायरस दिसंबर में शुरू हुआ और जनवरी, फरवरी, मार्च तक इससे प्रभावित लोगों के आंकड़े 10 से 12 लाख तक पहुंच गए। जो कोरोना ने किया वही अमूमन दूसरे वायरस भी करते हैं। इनके ज्यादातर हमले सर्दियों में होते हैं। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि कोरोना का वायरस गर्मी में बेअसर हो जाता है। इसीलिए इस बात के साबित होने तक ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि गर्मी में आप इस वायरस से बच जाएंगे। ऐसा होता तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे वो तमाम देश बच जाते जहां दिसंबर से फरवरी, मार्च तक गर्मी पड़ती है। मगर यहाँ भी कोरोना के मरीजों की तादाद अच्छी खासी है। पूरी दुनिया में करीब करीब 2000 वायरसेस हैं, ऐसा विज्ञान कहता है। और बाकायदा 10% ऐसे वायरस हैं जो इंसान पर असर डालते हैं, बाकी जानवरों पर डालते हैं, कुछ पेड़ पौधों पर डालते हैं। अब ये 10% की अगर बात की जाए तो अमूमन सभी ऐसे वायरसेस हैं जिनका टीका इजाद कर लिया गया, लेकिन अभी भी एक कोई ऐसा टीका नहीं बना है जो आने वाले कोई वायरस हो उससे निपट सके, यानी एक ऐसा टीका जो हर एक वायरस का इलाज हो। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चमगादड़ से ये फैला है कोरोना वायरस, इसका भी कोई इलाज नहीं है और यही वजह है कि इसका टीका भी उपलब्ध नहीं है और यही वजह है कि इसकी वजह से कई लोगों की जानें जा रही है। हालांकि यूं भी अलग अलग वायरस अलग अलग हथियारों से लैस होकर आते हैं। कोई किडनी पर हमला करता है तो कोई फेफड़ों पर, तो वही कोरोना जैसे वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करते हैं। इनके टारगेट भी अलग अलग होते हैं। कोई बच्चों के लिए घातक होता है तो कोई बुजुर्गों के लिए जानलेवा, तो कोई सिर्फ युवाओं को अपना निशाना बनाते हैं। इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं इंसानियत पर हमला करने वाले इन जानलेवा वायरसों से। मगर हर वायरस का इलाज किया गया, देर भले लग रही है मगर कोरोना के इस वायरस का भी इलाज जल्द ही होगा। शरीर में कैसे घुसता है कोरोना वायरस, इंसान को कैसे बीमार करता है ये वायरस, क्या इस वायरस का इलाज किया जा सकता है? कोरोना वायरस कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, कहां फैलता है, इससे कैसे बचाव करें, यह आप पिछले कई महीनों से लगातार सुन रहे हैं। जो नहीं सुन रहे आज उसे समझने की जरूरत है। मसलन ये वायरस है क्या, ये दिखता कैसे है, ये शरीर में घुसता कैसे है, इंसानी जिस्म में घुसने के बाद ये करता क्या है, शरीर में घुस जाने के बाद इस वायरस का इलाज क्या है। इस तस्वीर के जरिए समझिए कि कोई वायरस इंसान के शरीर में घुसता कैसे है। और जैसे ही ये किसी इंसान के जिस्म में घुसता है वैसे ही ये होस्ट सेल यानी वो सेल जो शरीर में पहले से अंदर मौजूद है उन पर हमला कर देता है और आपके डीएनए या आरएनए में मिल जाता है।
फिर खुद को ही ज्यादा तादाद में डेवलप करना शुरू कर देता है और जब इनसे संक्रमित शख्स जैसे ही छींकेगा या खांसेगा, वो उससे बाहर निकलकर अपना दूसरा शिकार तलाशने लगेगा और उस शिकार में मुंह, आंख और नाक के जरिए घुस जाएगा। फिर यही चक्र उस नए आदमी के शरीर में होगा। फर्ज कीजिए कि अगर किसी इंसान के शरीर में पहले से ही कोई वायरस है और वो किसी नए वायरस से भी संक्रमित हो जाए, तो उन दोनों के डीएनए मिलकर एक नए वायरस को भी जन्म दे देते हैं। वो पहले से और ज्यादा खतरनाक होता है। वायरस कहीं भी पहुंच सकते हैं जब तक इनकी राह में कोई रोड़ा ना आए। जब कोई छींकता या खांसता है तो हमारे मुंह से कुछ बूंदें गिरती हैं जो अमूमन हमें दिखाई नहीं देती। अगर इनकी राह में कुछ नहीं आए तो ये सीधे जमीन पर या किसी और चीज पर पहुंच जाते हैं। कोरोना वायरस भी ऐसा ही है। ये सीधे तौर पर आपके शरीर में तभी पहुंच सकता है जब आपकी आंख, नाक और मुंह में पहुंचे। और ये भी मुमकिन है कि आपने कोई ऐसी चीज छुई हो जिस पर पहले से ये वायरस मौजूद रहा। ऐसे में ये उसके जरिए भी आपके आंख, नाक या मुंह तक पहुंच सकता है। दरअसल जानकारों का मानना है कि कोरोना का संक्रमण जो है वो खांसी और जुकाम से जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। यानी जिस शख्स को खांसी है या जुकाम है और अगर उसके आप नजदीक हैं तो संक्रमण जो है आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है और ऐसे में बीमारियां हो सकती है और इसका भी कोई वायरस का इलाज नहीं है, यानी कोई टीका नहीं है। तो ऐसे में बचकर रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो करने की जरूरत है। चिराग गोटी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान। आज दुनिया में जब जब जो भी वायरस आया, हमेशा सिर्फ उसी का टीका बना है। आज तक कभी कोई ऐसा टीका बना ही नहीं कि जो किसी नए या अनजान वायरस के काम आ सके। अब सवाल यह है कि आखिर एक बार शरीर में दाखिल होने के बाद वायरस उस शरीर को छोड़ता क्यों नहीं? क्यों वायरस के लिए कोई दवा कारगर नहीं होती? क्यों वायरस के खात्मे के लिए सिर्फ वैक्सीन यानी टीका ही जरूरी है? तो आइए इन सवालों के जवाब भी जान लीजिए। इंसान से इंसान में तो ये खांसने और छींकने के वक्त करीब होने की वजह से वायरस ट्रांसफर हो जाता है, मगर जानवरों से इंसान में आखिर ये कैसे ट्रांसफर होता है? तो सुनिए, क्या आपने कभी सोचा कि ज्यादातर वायरस का जन्मदाता चीन ही क्यों है? असल में ये इसलिए होता है क्योंकि चीन में न सिर्फ आबादी ज्यादा है बल्कि वहाँ के खाने में जंगली जानवरों और परिंदों का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। आपने चीन के अलावा कहीं नहीं सुना होगा कि लोग कोबरा जैसा जहरीला सांप और चमगादड़ जैसा घिनौना परिंदा भी खा सकते हैं, मगर यहाँ इसका चलन है। लोग शौक से खाते भी हैं और इन्हें धड़ल्ले से बेचा भी जाता है। वुहान की जिस फिश मार्केट से ये कोरोना फैला, वहाँ भी ये बिक रहे थे। अब सवाल ये कि आखिर एक बार शरीर में दाखिल होने के बाद ये वायरस उसे छोड़ते क्यों नहीं? क्यों कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन इन्हें मार नहीं पाती है? तो होता दरअसल ये है कि वायरस से संक्रमित होने के बाद मरीज को जो टीका लगाए जाते हैं वो उन्हें मार तो नहीं पाते। हाँ, मगर वो वायरस को एक ट्रैप में यानी जाल में फंसाकर उनके रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन को रोक देते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि फिर दूसरे वायरस से ग्रसित शख्स टीका लगाने के बाद ठीक कैसे हो जाता है? दरअसल एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन वायरस के प्रजनन को रोकने के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उनसे लड़ने और उन्हें हराने में मदद करते हैं। एक बार आपके इम्यून सिस्टम को इनसे लड़ने की ताकत मिल गई तो फिर जब जब ये वायरस सिर उठाएगा तब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उसका सिर कुचलकर उसे शांत कर देगी। ये सब आपके शरीर के अंदर अक्सर होता रहता है, मगर बाहर आप इससे अनजान रहते हैं। देखिए, किसी भी वायरस की वैक्सीनेशन के लिए जो हम टीका देते हैं वो इसलिए देते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। जैसे हम चिकन पॉक्स का टीका देते हैं तो बच्चों को चिकन पॉक्स नहीं होती है, वो काफी कारगर टीका 98% के करीब प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह मीजल्स की वैक्सीन है, मीजल्स की हम वैक्सीन देते हैं तो मीजल्स नहीं होती है। इसी तरह से हम ये टीकाकरण करते हैं जिसको कि हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन देते हैं। जब से कोरोना ने पूरी दुनिया पर हमला किया है तो आप एक बात जरूर सुन रहे होंगे कि आखिर इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए जब इसका वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। तो इसका एक सरल सा जवाब है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो ऐसा नहीं है कि बीमारी असर नहीं दिखाएगी, लेकिन कम दिखाएगी, ये बात है। और दूसरा, आपको हल्का हल्का बुखार भी हो सकता है, तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आसानी से आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और ठीक होकर बाहर भी आ सकते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कोरोना के वायरस को नॉर्मल फ्लू बता रहे थे और आज आलम यह है कि अपने चेहरे को भी हाथ लगाने से कतराते हैं। मगर बात इन्होंने कही सही कि हमें हर थोड़ी देर पर हाथ धोना चाहिए, गैर जरूरी चीजों को छूना नहीं चाहिए और जिन्हें सर्दी खांसी है उनसे दूर रहना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की भी आदत थी कि वो हर थोड़ी देर में अपने चेहरे को छूते थे, मगर अब ये वक्त अपनी आदतों को बदलने का है, क्योंकि एक बार जब वायरस आपके हाथों पर आ जाता है तो आप हाई रिस्क जोन में होते हैं और फिर आपका सिर्फ पानी से हाथ धोना काफी नहीं होता। कोशिश कीजिए कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या साबुन से हाथ धोएं। साबुन या हैंड वॉश में एमिफिफिल्स जैसी चीजें शामिल की जाती हैं जो वायरस के स्ट्रक्चर को खत्म करने का काम करती है।